महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। महाविकास अघाड़ी जो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में सत्ता स्थापन की सोच रही थी, अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही थी, वो अब सत्ता से काफी दूर जा चुकी है। अब कई लोग महाविकास अघाड़ी के हार का कारण ढूंढने लगे हैं। कई लोग अलग अलग चीजों को कारण बता रहे हैं, लेकिन किन दो लोगों की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को लेकर लोगों में विश्वास कम हुआ है और कौन है वो दो लोग जिनकी वजह से महाविकास अघाड़ी ये चुनाव हारी है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में सत्ताधारी महायुति की सत्ता में वापसी हो गई है और ये वापसी ऐसी कोई छोटी मोटी वापसी नहीं हुई है, बल्कि ये वापसी बम्पर तरीके से हुई है। महाराष्ट्र में जो महायुति है वो 230 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और इन आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो उनकी जो सरकार है वो 5 साल तक बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से चलेगी। लेकिन जो महाविकास अघाड़ी है, जो सत्ता में बैठने का सपना देख रही थी, जो ये कह रही थी कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी महायुति है उसके प्रति लोगों में गुस्सा है और बदलाव होगा, वो महाविकास अघाड़ी जो है वो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। अब इसको लेकर लोग कई सारे कारण बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले इस हार का विलन है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे नजर में इस हार का सबसे पहला विलन है संजय राउत। आपको बता दें कि संजय राउत जो है वो हर दिन आकर कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे थे जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो विपक्षी अलायंस है जिसने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा था। संजय राउत के बयान से ये लग रहा था कि संजय राउत जो है वो इस अलायंस में अपने अलायंस पार्टनर को किस तरह से नीचा दिखाएं, किस तरह से कमजोर बताएं, इसको लेकर बयानबाजी कर रहे थे। संजय राउत के बयान से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पार्टी के जो अलायंस के जो तीनों पार्टनर हैं उनको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब ये अलायंस बना था तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बगैर किसी चेहरे के चुनाव लड़ा गया था। शरद पवार की ये प्लानिंग थी कि इस चुनाव में भी बगैर किसी चेहरे के जाया जाए, लेकिन संजय राउत जो है वो लगातार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए और यही लाइन पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से रखी गई थी। जिस तरह से जो 2014 का लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस की हार के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाता था, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की हार के लिए संजय राउत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि 2014 में जो दिग्विजय सिंह है वो हर दिन दिल्ली के अपने आवास पर मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो दिग्विजय सिंह है उनके बयानों की वजह से कांग्रेस को झटका लगा था और महाराष्ट्र में उसी तरह का इतिहास दोहराया गया है। संजय राउत भी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखा कि तीनों पार्टियों के बीच किसी भी तरह का समन्वय नहीं है। संजय राउत सिर्फ अपनी ही पार्टी का एजेंडा आगे लेकर जा रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस हार का दूसरा विलन मुझे लग रहा है वो है नाना पटोले। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस चुनाव में उनकी जो जीत हुई है वो महज 208 वोटों से हुई है। यानी कि नाना पटोले जो हैं वो हारते हारते इस चुनाव को जीते हुए हैं। उनकी जीत को लेकर कोई इतने बड़े दावे नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर देख लिया जाए तो नाना पटोले की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी आ रहे थे, नाना पटोले की जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी, नाना पटोले जिस तरह से ये कह रहे थे कि राज्य में कांग्रेस जो है वो बड़ा भाई है और बड़े भाई के हिसाब से उसकी बात सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री उसका होगा, लगातार उद्धव ठाकरे के साथ वो तनातनी कर रहे थे। कई मौके पर वो बैठकों में नहीं आए, कई मौके पर ये खबरें आई कि उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जो है वो एक साथ नहीं आना चाहते हैं, दोनों के बीच
जो है बातचीत नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। नाना पटोले जो हैं वो कई मुद्दों पर जो है शिवसेना का विरोध करते रहे, नाना पटोले खुलकर बोलते रहे, नाना पटोले के चलते उनके जो आसपास के नेता है वो भी शिवसेना के जो शिवसेना यूबीटी है उसको कहीं ना कहीं छोटा दिखाने का काम करते रहे। और यही कारण है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई इस चुनाव में हमें देखने मिली। नामांकन भरने के आखिरी दिन तक ये साफ नहीं था कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा कई बार ऐसी खबरें आई कि मीटिंग पे मीटिंग होती रही। राहुल गांधी ने भी कई बार मीटिंग की और मीटिंग में राहुल गांधी भी उठकर चले गए। तो ये सारी चीजें जो है महाराष्ट्र में हुई है, महाविकास आघाड़ी के साथ हुई है। और जिस तरह से इन दोनों नेताओं ने आपसी झगड़े किए, इन दोनों नेताओं ने पार्टी का जो समन्वय करना चाहिए था, जो साथ लेकर चलना चाहिए था अलायंस को, उसे लेकर चलने में वो कामयाब नहीं हुए, नहीं चला पाए। और यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में इस तरह की हार हुई है कि अब उनके अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठने लगा है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भविष्य क्या होगा, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी का क्या होगा, अब ये सारे सवाल उठने लगे हैं। और अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जो नेता है वो चले जाएंगे सत्ताधारी महायुति के साथ। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के अलावा महाराष्ट्र की असेंबली चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी की हार हुई है उसके लिए और कौन जिम्मेदार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।